हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा नीट प्रेप का टेस्ट था, तो मैं यहाँ पे आपको नीट प्रेप की टेस्ट का रिव्यू देने वाली हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन थे और किस टाइप का लेवल था और कितने सारे चैप्टर्स इसमें आए हुए थे, मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ये मेरा आप देख सकते हैं 21 दिसंबर 2025 का पेपर है, आज का ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो सिलेबस दिया हुआ है, फिजिक्स में आया हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकेंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड थर्ड चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री में आया हुआ था सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट था। बायोलॉजी में आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरे चैप्टर मिला के हो रहे हैं 9, काफ़ी बड़ा पोर्शन है। और इस पर लिख रखा है कि इस वाले पोर्शन से 23 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं नीट 2026 में 180 में से। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपने पेपर कितना कर पाया है, किस तरीके से आपसे बन रहा है और कितना आप क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मैं इसको एक एक करके बताऊंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मैं सबसे पहले आपको बायो के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बायो के बारे में बताने वाली हूँ। हम सबका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। तो इसमें मैं बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरीके का इसमें लेवल था। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर थे, इसमें डायग्राम भी क्वेश्चन भी थे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एक और भी दिया हुआ है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में दिया है। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें ये वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ था, एक डायग्राम वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन डायग्राम वाला दिया हुआ था। और ये जो एनसीईआरटी में पाई चार्ट बना हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ था। तो इसमें आप ओवरऑल काउंट कर सकते हैं कि कितने फिगर वाले क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें उनको केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनमें भी गलतियां हो जाती हैं। हम लेबलिंग अगर ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन थे, क्योंकि अगर अलग अलग जगह से स्टेटमेंट उठाया गया है तो उसमें हमें समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, और ये वाले स्टेटमेंट लिखे हुए थे और उसके बेस पर हमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आप इसको पढ़ के आप देख सकते हैं। इसमें ये वाला लिखा हुआ था, रिकॉर्डेड बाइबल सीड इन फ्रॉम अ लीप एंड फाउंड इन द आर्कटिक टुंड्रा एस्टिमेटेड टू बी 2000 ईयर ओल्ड। ये वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग था। और जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें बताना था कि कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली टेबल अलग दी है, नीचे वाली टेबल अलग दी है, इन दोनों को मैच करना था। तो आप देख सकते हैं हमें। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो नॉट, इनकरेक्ट, ये सब चीज़ें पढ़नी थी। ये हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। देखो, इसमें ये नॉट वाला क्वेश्चन था, ये इनकरेक्ट इसमें फाइंड करना था। इसमें स्टेटमेंट बतानी थी कि कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं। इसमें ना ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही थे और सिक्वेंस वाले क्वेश्चन थे कि चीज़ें सिक्वेंशियली कैसे हो रही हैं। अगर जैसे जो ओमेगा स्पोरोजेनेसिस है तो उसका सिक्वेंस क्या है, ये वाला इसमें दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है तो उसमें क्या सिक्वेंस रहता है, इसमें ये बताना था। तो इसमें सिक्वेंस वाले क्वेश्चन भी थे। इसमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी थे। और इसमें हमें स्टेटमेंट पढ़ के बताना था करेक्ट एंड इनकरेक्ट, और ये वाला भी स्टेटमेंट टाइप ही क्वेश्चन था। अब बायोलॉजी पहले जैसे जो 1 लाइनर आती थी उस टाइप की नहीं आती है, बहुत कम आती है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और ज़्यादा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। और इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन था, ये वाला मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी दिए हुए थे। इसमें ER वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें बताना था फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लैंड इज लिमिटेड। ये प्लांट किंगडम से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। सच ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन। इसलिए ये बताना था कि इनका लिमिटेड क्यों है। तो हमें जब ER वाले क्वेश्चन करने हो तो हम उसको बिकॉज लगा के पढ़ें, तो आपका ER वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं ये सही है, ये सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लैंड इज लिमिटेड, बिकॉज क्यों लिमिटेड है, क्योंकि सच ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिल, क्योंकि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके एसेसन रीजन वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। मैं पहले ऐसे बिना बिकॉज की करती थी तो मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते, अब मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं क्योंकि मैं बिकॉज लगा के करती हूँ, तो उनका आंसर मिल जाता है। अगर इसमें वो रीजन नहीं है तो आप दिमाग में आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि इसका करेक्ट रीजन क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन करिए आप रीजन वाले।
क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। इसमें भी देखो ये वाला भी दिया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। फिर इसमें लिखा है कि रीजन में लिखा है इट इन्वॉल्व्स वन स्पर्म फर्टिलाइजेशन, द एग फॉर्मिंग अ जाइगोट एंड द अदर फर्टिलाइजेशन द सेंट्रल सेल फॉर्मिंग एंडोस्पर्म। तो इसमें जो एसेसन लिखा है उसको रीजन को पढ़िए, फिर दोनों करेक्ट हैं, फिर ये पढ़िए कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। और इसमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, और इसमें बताना था हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि इसमें एकदम से अगर एक आध भी मिस हुआ है ना तो फिर गलत ऑप्शन टिक हो जाएगा और आंसर गलत ही हो जाएगा फिर तो। और ये मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बेस पे भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बताना था हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंथर इन एंजियोस्पर्म। ये अगर आपने रूपी सर से पढ़ा है तो उन्होंने जो डायग्राम बनाए हैं उनमें उन्होंने हर चीज़ की लेबलिंग बताई है, तो उससे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जिटेनोगेमी वाला क्वेश्चन था, इसमें हमें बताना था वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगोमी है, क्योंकि वो वेरिएशन नहीं लाता है, क्योंकि सेम ही प्लांट है। ये अगेन फिर से AR वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं एंडोस्पर्म के रिगार्डिंग कुछ डाटा लिखा है, उसमें हमें बताना है। और आप हमेशा अपना पेपर 3 राउंड में करिए। पहले जो फर्स्ट राउंड में जो 1-1.25 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका मिला के कि आप कितना कवर कर पाए। सेकंड राउंड में जो करिए जो आपको थोड़ा टाइम देंगे, और थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन करिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं अगर टाइम बचता है तो। और ये एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज क्या होते हैं और कहाँ से अराइज होती हैं, इसमें ये बताना था। और इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कौन से करेक्ट इनकरेक्ट हैं इस तरीके से लिखा था। इसमें जो लेबलिंग दी हुई थी, जो डायग्राम है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे। अगर मैं सारे क्वेश्चन एनालाइज करूँगी, सारे बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसमें भी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ही इसमें डाटा लिखा हुआ है, उसमें हमें बताना था कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसमें इनकरेक्ट बताना था हमें। और इसमें ये अगेन फिर से हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। फिर से इसमें हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म आर ट्रू, इसमें फिर से हमें वही बताना है कि कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं। फिर से ये एसेसन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि एसेसन रीजन वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपके गलत होते हैं तो आप इन पर प्रैक्टिस करिए। इसमें बताना था कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे थे और उसको टिक करना था। स्टेटमेंट वाइज अगेन सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे, और इसमें भी फिर से स्टेटमेंट पढ़ के करेक्ट इनकरेक्ट बताना था। और ये वाले क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन अच्छा था। इसमें ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड एंड द सिनर्जिड्स आर मिसिंग, दिस कैन इन्फेक्ट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब इसमें सिनर्जिड्स नहीं है तो पॉलिन ट्यूब तो फॉर्म होगी, बट क्योंकि जो सिनर्जिड्स हैं वो पॉलिन ट्यूब को गाइड करती हैं, तो विल नॉट गाइडेड टुवर्ड दैट, क्योंकि वो एक की तरफ गाइड नहीं करेंगी क्योंकि वो है ही नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपकी क्वेश्चन बन जाएगा। इजी है लेकिन मतलब मैं बता रही हूँ आपको। और अगर बाय द वे वीडियो में कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन गलत एक्सप्लेन हो जाता है तो आप उसको पोलाइटली बता सकती हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपने गलत एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गलत एक्सप्लेन ना करूँ, बट वीडियो शूट करते टाइम जल्दी में कोई क्वेश्चन हो जाता है ऐसा, तो आप उसको वहाँ पर रिमार्क करके लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट पोलाइटली ज़रूर लिखिएगा। अगेन फिर से एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज के बारे में क्वेश्चन था, और उसके स्टेटमेंट पढ़नी थे और बताना था कि कौन सा इसका करेक्ट है। मतलब एसेसन रीजन था डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। फिर रीजन लिखा है, इफ हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्स देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर इन अदरवाइज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्रोजानी। तो इसमें AR बताना था कि दोनों करेक्ट हैं, फिर उसका एक्सप्लेन। और अगर बाय द वे मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को ट्रोल करने लग जाओ। आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। इसमें हमें बताना था कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में थैलेमस किसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है। कुछ 1 लाइनर भी क्वेश्चन थे लेकिन बहुत कम थे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफ़ी थे, आप देख सकते हैं सारे में करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये सब चीज़ें ही बतानी थी। इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये इसमें सीक्वेंस बताना था। इन सम प्लांट स्पीसीज द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बिफोर सीड मैच्योरेशन व्हाइल इन अदर इट परसिस्ट एंड प्रोवाइड नरिशमेंट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट एसोसिएशन सॉरी, इसमें ये बताना था कि किस में कंप्लीट कंजप्शन हो जाता है और किस में रह जाता है, इसमें हमें वो चीज़ बतानी थी।
अगेन फिर से इसमें स्टेटमेंट ABC दिए हुए थे, हमें फाइंड करना था कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। 134 में फिर से एसएसएन रीजन वाला क्वेश्चन था, क्लिस्टोगैमस फ्लावर वाला। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह हर सीट में मिलता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ था और इसमें हमें STDs के बारे में बताना था, उसको पढ़ के कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द टेस्टिस ऑफ अ मेल चाइल्ड इज 4 ईयर विल हैव, उसमें क्या होगा, जो 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है उसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ही उनमें स्पर्मेटोसाइट मतलब जब उनमें डिवीजन होगा तो जब उनमें माइटोसिस हो जाएगा फिर उनमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, मतलब थोड़ी उनकी साइज बड़ी हो जाएगी और इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगा तो बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब म्यूसिस होगा। अगेन फिर से इसमें हमें फाइंड करना था कि ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में कैसे हेल्प करता है। आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। पार्चुरेशन इज कंट्रोल बाय न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग ऑक्सीटोसिन रिलीज इन रिस्पॉन्स इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ऑक्सीटोसिन कैसे मदद करता है चाइल्ड बर्थ में। तो आप कुछ इसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप एक दो स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं 50-50 में, तो आप इनको केयरफुली पढ़िएगा। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। इसमें अगेन फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। इसमें हमें बताना था कि इन दोनों जो हार्मोनल बैलेंस होता है एस्ट्रोजन और LH FSH वगैरह का, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाई तो उसको मैं राउंड कर देती हूँ, फिर जो लास्ट में करती हूँ तो उसको मैं मतलब OMR में फिल कर देती हूँ। इसमें फिर से लिखा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, इसमें इनकरेक्ट मैच बताना था हमें। ये केयरफुली पढ़िएगा कि इनकरेक्ट मैच लिखा है या करेक्ट मैच लिखा है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। फिर से इसमें बताना था कि अनइक्वल डॉटर सेल्स कैसे बनती हैं, इसमें इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। और इसमें हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था और इसमें हमें हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए थे और उसको हमें आइडेंटिफाई करके बताना था। इसमें फिर से एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। इसमें फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, रिगार्डिंग oocyte के बारे में लिखा था और सेकेंडरी oocyte कैसे बनती है उसके बारे में ये लिखा हुआ था। यहाँ पे हमें बताना था कि टेस्टिस आर सिचुएटेड एसएसएन रीजन वाला क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एसएसएन रीजन यहाँ से बन सकता है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये इसका एसएसएन भी सही है, रीजन भी सही है और इसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये जो 149 क्वेश्चन है हार्मोनल रेगुलेशन के बेस पे है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा कि जो LH सर्ज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो किसके पॉजिटिव फीडबैक की वजह से होता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FSH LH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो फीडबैक है रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो ज़रूरी है, तो वो आप अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो इनर सेल मास और ट्रोफोप्लास्ट बनता है तो वो जो न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट होता है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 और 2 पढ़ के इसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था। और ये दो आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं, इसमें बताना था कि कौन सी ये जो एक्स है ये कौन सी वो है, क्या है ये एक्स, टर्सरी फॉलिकल स्विंग जो एक्स दिखा रही है वो क्या है डायग्राम में, तो आप देख सकते हैं ये एंट्रम है। और इसमें जो मेल कंडोम्स हैं उसके बारे में स्टेटमेंट लिखे थे और हमें बताना था कि ये इसके रिगार्डिंग करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। और इसमें हमें बताना है कि जो अंडरगो रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है, तो ये चीज़ हमें इसका आंसर करना था। जो ये पाई चार्ट दिया हुआ है ये यही बताता है कि किस में हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस बंद हो रहा है। ये इसमें जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी होता है वो फादर की वजह से होता है, उसके रिगार्डिंग क्या साइंटिफिक रीज़न है वो हमें इसमें बतानी थी, इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। और इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं उनकी रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं हमें ये बताना था, इसमें कैसे मतलब फंक्शन करती हैं। और इसमें जो फैमिली प्लानिंग कब दिया गया था ये जो गलत लिखा था, और जो स्टेटमेंट 2 लिखा था वो अभी जो संस्था का नाम है वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट लिखी थी हमें उसमें गलत सही बताना था। और इसमें एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो बताना था। इसमें जोना पेलुसिडा जो है पॉलीस्पर्मी कैसे रोकती है, तो ये बताना था हमें इस वाले क्वेश्चन में। और जो एसएस रीजन फिर से ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सारे जो पॉपुलेशन होते हैं वो प्रेगनेंसी कॉज नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी तभी होती है जब ओवम एंड स्पर्म एम्पुला वाले रीजन में जाके मिलेंगे साइमल्टेनियसली और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जाके वो प्रेगनेंसी को लीड करेंगे।
और अगेन ये फिर से क्वेश्चन दिया था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 162 है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, लेकिन इसमें जो एरो लगा था मैं पहले कंफ्यूज हुई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये एरो थोड़ा आगे लगा है पीछे, तो फिर मैंने देखा थोड़ा पीछे है तो ये रिलेटेड टेस्ट होगा, तो मैंने यही टिक किया है। फिर क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, और थोड़ा सा वो ना बहुत ज़्यादा ब्लर सा डायग्राम है, उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये ध्यान से देख लेना। हो सकता है कि अब तो कुछ भी आ रहा है पेपर में तो आ जाए। इसमें फिर से स्टेटमेंट दिए हुए थे, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना था, और जो यहाँ फिर से इसमें हमें बताना था कि सारी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है MTP, उसके लिए करेक्ट हैं किसको छोड़कर, एक्सेप्ट बताना था। तो यहाँ पे वो हमें क्वेश्चन में आंसर करना था। यहाँ पे SSN रीजन दिया हुआ है, उसमें हमें ये बताना था कि ये इसके रिगार्डिंग करेक्ट हैं दोनों और इसका रीजन है या नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये। द सेकंड यूसाइड रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट इज साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी यूसाइड, एंड रीजन था डिवीजन ऑफ प्राइमरी यूसाइड इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकंड यूसाइड एंड द टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये SSN भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है ये। और अगर ये वाला क्वेश्चन था कि अगर डिसेंड नहीं करते हैं टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम तो क्या होगा, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। और ये जो स्पर्म का डायग्राम है हमें इसमें से बताना था कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जहाँ पे फिल होते हैं वो उस पोर्शन का हमें इंडिकेट करना था, जो अल्फ़ाबेट से दिया है यहाँ पे हमें उसका बताना था, जो कि फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। कौन से एंजाइम्स होते हैं तो हमें यहाँ पे इंडिकेट करना था। ये पाई चार्ट आपने एनसीईआरटी में दिया है और देखा होगा, तो इसको उसके अकॉर्डिंग क्रोमोजोम, फर्स्ट मियोसिस, सेकंड मियोसिस, ये सब चीज़ें यहाँ पे बतानी थी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कौन सी चीज़ में हेल्प करता है, इनफर्टिलिटी जो केसेस होते हैं उनमें कौन से में हेल्प करता है, जैसे कि अगर इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, अगर मेल पार्टनर फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, और सेकेंड अगर वेरी लो स्पर्म काउंट है इन द एजैकुलेशन, तो उसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। और इसमें हमें बताना था 2 स्टेटमेंट लिखे हुए थे, उसके बारे में करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में बताना था। और यहाँ पे हमें जो लिखा था जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट हैं इनको करेक्ट सीक्वेंस में बताना था, जो हमारा स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगा के इसमें बताना था, इस वाले क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना था। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें हमें मैच करके बताना था। और इसमें भी हमें जो स्टेटमेंट दिए हुए थे, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो फेजेज होती हैं उनमें जो उसके रिगार्डिंग वो स्टेटमेंट दिए हुए थे, फिर उन्हें बताना था कि कौन से करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट हैं। जिप्ट और जो IUET हैं इनके जो मेथड हैं ये क्यों यूज करे जाते हैं और कितने ब्लास्टोमियर तक यूज किए जाते हैं, और कहाँ मतलब जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में मतलब यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा जा रहा है कि कॉपर रिलीजिंग IUD कैसे एक्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। तो इसमें जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें ये डाटा लिखा है, उसके रिगार्डिंग आप स्टेटमेंट पढ़ के आंसर कर सकते हैं। और इसमें सेमाइनल बेसिकल जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, उसको पढ़ के हमें करेक्ट आंसर टिक करना था। और यहाँ पे फिर से करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं नीट प्रेप के पेपर में। और ये जो फर्स्ट जो पेज दिया है वहाँ पे जो डाटा लिखा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, वहाँ से ये वाली चीज़ें दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। वो डाटा पढ़ के हमें वहाँ पे बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जो फीटस इज एक्चुअली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास से डिफ्रेंशिएट होता है। पहले मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन ये करेक्ट आंसर है। ये तो ट्रोफोब्लास्ट तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये जो वीडियो यहाँ पे बायो में बहुत ज़्यादा हमने बता दिया है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन ही कवर किए हैं, इसलिए इसमें मुझे डिस्कस करने में और बताने में ज़्यादा टाइम लग गया है। अब मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। अब मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर आ रहा था। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन
दिया हुआ है ग्राफ के थ्रू, और इसमें हमें बताना था कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा। तो एंथैल्पी चेंज होता है कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस होता है वही, तो वाई का जो डाटा था वो उतना ही बता रहा था डिफरेंस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, मतलब जो डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर 45 जाएगा, क्योंकि बहुत लोग इसको माइनस ऐसा कुछ करने लगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट ही डाटा दिया हुआ है, बस दिमाग लगाना है कि हाँ ये यही आंसर होगा, कि जो बाई दिया है वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस होगा। यहाँ पे हमें बताना था कि जो फैक्टर अफेक्ट द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट लिखा था, उसके बारे में बताना था। यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जो डाटा दिया हुआ था, यहाँ पे जो ग्राफ दिए हुए थे उन्हें आइडेंटिफाई करके बताना था कि ये वैलिड हैं या नहीं हैं, और इसमें हमें मॉलिक्युलरिटी बतानी थी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे हमें जो nth ऑर्डर होती है तो हमें उसका यूनिट बताना था, ये तो सब जगह करवाया जाता है। इसमें मोलरिटी दी हुई थी x × 10⁻⁻², और पूरा डाटा दिया हुआ था। इसमें हमें फाइंड करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोड इन अ सेल, इसमें ये दिया हुआ था, उसके रिगार्डिंग पढ़ के हमें स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन हर जगह कराए जाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक को कांस्टेंट करके दूसरे का डाटा देखना है, और ऐसे ही दूसरे में पहले का डाटा कांस्टेंट करके दूसरे का देखना है। और इसमें हमें बताना था, यहाँ पे करेक्ट एसेसन रीजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ था और ये पढ़ना था, ये दोनों ही गलत थे, एसेसन एंड रीजन। और यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे हमें बताना था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो आप इनको स्टेटमेंट को पढ़ के आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें हमें बताना था ये वाला जो कि जो K1 एंड K2 कब इक्वल होगा, किस टेम्परेचर पे, हमें ये इसमें ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 55 में ऑक्सीजन जो हाई एल्टीट्यूड पे होता है, लो प्रेशर होता है, तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं इसके रिगार्डिंग दिए हैं। बायो में भी ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये पढ़ के हमें एसेसन रीजन का आंसर करना था। इसमें हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना था, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी था। इसमें हमें जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन करना था, पहले हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, फिर उसके बाद हमें उसमें बताना था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब कि डिप्रेस कितना होगा, 0 से कम हो जाएगा। तो हम केल्विन में लिख के 0 को 273 उसमें से माइनस करके हम डाटा निकालेंगे तो 271 आएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। 62 में हमें इस ग्राफ के रिगार्डिंग बताना था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ था कि इसमें मॉलिकुलर इंट्रैक्शन किस में ज़्यादा किस में कम, ये चीज़ पढ़ के हमें मतलब बतानी थी यहाँ पे। और इसमें हमें बताना था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी थी इस वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना था कि व्हाट मास ऑफ कॉपर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द कॉपर प्लस आयन बाय पासिंग इतना एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन 100 मिनट्स। इसको हमें सॉल्व करके बताना था। और इसमें हमें बताना था कि कैथोड एंड एनोड पे हाइड्रोलिसिस करेंगे NaCl का, तो हमें कैथोड और एनोड पे क्या मिलेगा। और ये वाला क्वेश्चन हमें दिया था फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड का, और हमें इसको रिलेट करके बताना था द रेट लॉ ऑफ द अपीयरेंस ऑफ NH3। इसमें हमें वॉन्टेप फैक्टर को रिलेट करना था कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। और इस वाले में हमें बताना था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसमें वैल्यू ऑफ x बतानी थी मुझे हम लोगों को। और इसमें हमें स्टेटमेंट पढ़ के इसका एसेसन रीजन और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। और ये वाला मैच द कॉलम था इन रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसको हम पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमें बताना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम पहले इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे, फिर इसको 373, क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमें उसमें निकालना है क्या, इसको केल्विन में निकालना है। तो हम उसको ना केल्विन में रख के फिर उसमें जो एलिवेशन होगा उस तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई भी हम उसमें सॉलिड डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसमें हमें इस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें दिया हुआ था कि अगर ए और बी का रेट डबल कर दिया जाए तो रेट बिकम एक्स टाइम ऑफ द ओरिजिनल रेट की एक्स टाइम हो जाएगी। और फिर हमें बताना था कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर तो सेम ही रहेगी, तो हमें x + y का सम बताना था। इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना था कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो उन्हें अफेक्ट नहीं करता है, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना था। और इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग डाटा दिया हुआ था, उसके रिगार्डिंग हमें ये बताना। इसमें हमें हाफ लाइफ दी थी रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और फिर हमें 2 मिनट बाद बताना था कि उसका कितना रिएक्टेंट रिमेनिंग रहेगा, रेशियो बताना था बेसिकली हमें उसका।
और जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव कैसे होगा, तो उसकी रिगार्डिंग जो डाटा है वो करना था। और इस वाले में हमें बताना था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बतानी थी इस वाले क्वेश्चन में। अगर हम इसको क्वेश्चन को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। इमेज द कॉलम वाला क्वेश्चन था। और यहाँ पे हमें बताना था रिगार्डिंग मॉलिक्यूलरिटी के रिगार्डिंग डाटा लिखा हुआ था, हमें उसके रिगार्डिंग आंसर करना था। और इस वाले में हमें दो स्टेटमेंट लिखे हुए थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो हमें उसमें से आंसर करना था। ये फिर से अगेन दिया हुआ था मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे हमें बताना था कि रस्टिंग ऑफ आयरन कौन से टाइप का रिएक्शन है, हमें इस वाले क्वेश्चन में ये बताना था। और हमें ये वाला क्वेश्चन की आइडियल सॉल्यूशन कौन से हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसके बारे में हमें आंसर करना था। और यहाँ पे हमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेशियो बताना था T1 एंड T2। और यहाँ पे हमें लिक्विड्स के मोल फ्रैक्शंस दिए हुए थे और उनका टोटल वेपर प्रेशर दिया था, उसके रिगार्डिंग इसको सॉल्व करके आंसर निकालना था। तो मैं केमिस्ट्री का आपको बता चुकी हूँ, अब मैं फिजिक्स का बताने जा रही हूँ। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर हुए थे, रेजिस्टेंस वाले, कैपेसिटर वाले और पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम लो, ये सब चीज़ें कवर हुई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ग्राफ के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें ये वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये भी दिए हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I1, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जगह आते हैं और ये क्लासेस में भी करवाए जाते हैं। इसमें कुछ 3-4 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी थे, आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं जल्दी चीज़ें बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें बताना था हाउ मेनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द स्फीयर। और यहाँ पे इसमें बताना था कि टोटल लाइट आउटपुट किस में ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किस में होगा। इस वाले में हमें बताना था व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे। और इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। और इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना था कि जो एटॉम है उससे कितना जो आई है वो फ्लो करेगा, मतलब करंट कितना फ्लो करेगा। इसको भी इस सर्किट को सॉल्व करना था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, हमें ये इसमें बताना था। और इसमें चार्ज की रिगार्डिंग लिखा हुआ था स्टेटमेंट, और उसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमें चार्ज ऑन डाइपोल बताना था इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना था कि जो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, हमें इसमें ये वाला सॉल्व करके बताना था। ये मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन था, इसको हमें मैच करके बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया हुआ है इस वाली लाइन पे, और हमें रेशियो बताना था AX एंड BX का, फिर उसके रिगार्डिंग हमें वो कमेंट करना था, इसमें आंसर टिक करना था। इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना था कि फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये डाटा पढ़ के फिर उसको सॉल्व करके हमें इसमें ये सॉल्यूशन निकाल के बताना था। इस वाले में हमें चार्ज दिया हुआ था और कैपेसिटेंस दिया हुआ था, और फिर हमें इसको सॉल्व करके कितना वर्क हुआ है उसको बताना है। और ये जो 18 to 21 नंबर तक क्वेश्चन है वो इस वाले डायग्राम के रिगार्डिंग है, तो हमें इस डायग्राम के रिगार्डिंग इन वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें बताना था द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 2 क्या है, इसको बताना था। इस वाले में बताना था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्ज एट B एंड C, यहाँ पे ये बताना था। और एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो इसके रिगार्डिंग ही आंसर करना था, द पोटेंशियल एट द पॉइंट OH, जो सेंटर पॉइंट है उस पर क्या पोटेंशियल होगा। और जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है कि एन इलेक्ट्रिक स्कूटर एट अ कांस्टेंट स्पीड इट एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग इट मोशन इफ द स्कूटर इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटेड टू द व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द मोटर। इस वाले क्वेश्चन में ये बताना था हमें। और इस जो 24 नंबर का क्वेश्चन है इसमें वोल्टेज रेटिंग, रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रेटिंग के बारे में बताना था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं जल्दी से चीज़ें कवर अप कर देती हूँ। इसमें जो डायग्राम दिया हुआ था उसके रिगार्डिंग डाटा पढ़ के हमें बताना था स्टेटमेंट्स के बारे में, कौन से करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट हैं। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बताना था, व्हाट इज़ द टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इस वाले क्वेश्चन में। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था, इसमें ये SSN रीजन टाइप का क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ था। और इसमें हमें ये बताना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी R2 अगर R लेस देन R1 है तो क्या होगा, हमें इसमें ये बताना था क्या करेक्ट होगा। और यहाँ पे बताना था व्हाट विल बी द न्यू क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल टू 2b, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना था। और
इसमें I1 बताना था, मतलब करंट निकाल के बताना था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, स्टेटमेंट पढ़ के इसमें इनकरेक्ट बताना था, और इस वाले में फील्ड बतानी थी वो पॉइंट पे जो डायग्राम दिया गया है। और इसमें हमें बताना था टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इस वाले में हमें बताना था यूनिफॉर्म चार्ज, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। इसमें हमें ये बताना था अगर कोई भी यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में ये बताना था। और ये एक और स्टेटमेंट दिया था, उसमें हमें पढ़ के आंसर करना था कि करेक्ट इनकरेक्ट क्या है। तो इस तरीके से ये सारा पेपर तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का ही लेवल अच्छा है। फिजिक्स का भी बहुत अच्छा लेवल है, केमिस्ट्री का भी अच्छा लेवल है, और बायोलॉजी का भी बहुत अच्छा लेवल है। सबका अच्छा लेवल है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है, कैसा आपका पेपर रहा है, और आपको पेपर कैसा लगा, टफ लगा, ईजी लगा, मॉडरेट लगा। और वैसे तो नीट प्रेप के पेपर हमेशा ही मतलब बाकी इंस्टीट्यूट से अच्छे ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बता दी हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मेरे किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई अगर गलती हुई है तो आप उसको रिमार्क करके बता सकते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और बस 4 महीने की बात और है, आप लगे रहिए, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। जब इतना कर चुके हैं तो 4 महीने तो और कर ही सकते हैं ना, से मतलब इतना कर लिया है तो थोड़ा और पुशअप करिए। सो थैंक यू सो मच एंड लगे रहिए। नीट 2026 आपका है, क्योंकि हमेशा बोलते हैं गुड थिंग्स टेक टाइम। तो अब आपका वो टाइम आ जाना चाहिए, हमारा भी आ जाना चाहिए, सबका वही टाइम आना चाहिए। सब लोग मेहनत कर रहे हैं और करते रहिए। थैंक यू सो मच।